हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल बाय शेखर खरा। पिछले वीडियो में हमने देखा था आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का पहला पार्ट, जहां पर हमने 15 या आई थिंक 16 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के पार्ट में हम बचे हुए 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 14 या 15 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। सो प्रिडोमिनेंटली इस वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड पैराजम। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's dive into today's video. As you can see on your screen, there is a direction that read the given passage and answer the following question. Some parts have been highlighted to aid in answering the questions. Okay. Now, I'll read the entire passage for you. Okay, I'll read the entire passage for you. Okay. Sure. So, Atto was a young man who lived in a small village in the mountains. So, Atto was a young man who lived in a small village in the mountains. The village had been suffering from an ancient salt deficiency. So there was an ancient salt deficiency for generations. The soil was poor. Salt deficiency थी इसलिए soil was poor. That it couldn't produce crops. Poor soil की वजह से crops produce नहीं हो रहे थे. And the people were forced to eat tasteless food. और people were forced मतलब उनको tasteless खाना खाने पे मजबूर मतलब they had no other choice. They were also weak. The people were also weak, sickly, and many of them died young. अब सॉल्ट डेफिशिएंसी है, खाना अच्छा नहीं बन रहा है, टेस्टलेस फूड खाना पड़ रहा है, तो बहुत सारे लोग वहां पर वीक थे, सिक थे और यंग एज में ही मर गए। द मैन वॉज डिटरमिन्ड, द मैन मतलब एटो वॉज डिटरमिन्ड टू फाइंड अ वे टू हेल्प हिज पीपल। ही ट्रैवल्ड फार एंड वाइड, सीकिंग आउट नॉलेज अबाउट सॉल्ट एंड हाउ टू प्रोड्यूस इट। मतलब उसने बहुत एक्सटेंसिव ट्रैवल किया और सीखा कि सॉल्ट को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। He met with wise men and scholars. बहुत सारे लोगों को मिला and he studied ancient texts. पुराने किताबें उसने पढ़ी. He even traveled to distant lands where he learned about the salt mines of other cultures. Okay. After many years, Atto finally returned to his village. मतलब बहुत सालों के बाद मतलब घूमा फिरा घूमा नए लोगों से मिला एंशंट टेक्स्ट पढ़े और फिर सारा कुछ सीखने के बाद he finally returned to his village with the knowledge he had sought. Okay. He told the people of his village about salt and how it could help them. तो उसने आके अपने लोगों को गांव के लोगों को बताया कि सॉल्ट को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है और सॉल्ट के बारे में बताया और हाउ इट कैन हेल्प देम उनकी कैसी मदद हो सकती है. He also told them about the salt mines he had seen in other lands. तो उसने ये भी देखा कि सॉल्ट माइंस कैसे होते हैं दूसरी जगहों पर. The people were skeptical at first. द पीपल वर स्केप्टिकल एट फर्स्ट. स्केप्टिकल मतलब यहाँ पर क्या होगा? स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल. डाउटफुल एट फर्स्ट. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ सॉल्ट बिफोर. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ सॉल्ट बिफोर एंड दे डिडंट बिलीव दैट इट कुड हेल्प देम. तो इनिशियली जब एटो ने उनको बताया कि सॉल्ट माइंस और इस सब के बारे में, तो ये जो वहां के विलेजर्स थे, गांव वाले जो थे, उनको थोड़ा सा डाउट आ गया एंड दे वर नॉट बिलीविंग इन हिम. The man was patient. Atto was patient and persistent. Persistent मतलब वो हार नहीं मान रहा था. He was still continuing with his efforts to convince the people. He taught the people how to grow crops. उसने सिखाया लोगों को कि कैसे crops को उगाया जा सकता है. That required salt. And he showed them how to build a salt mine. तो salt mine भी कैसे बनाती है ये भी उसने उनको सिखाया. It took many years. अब ये रातों रात या दो चार दिनों में नहीं हुआ. इसके लिए बहुत साल लगे बट इवेंचुअली द पीपल ऑफ द विलेज वर एबल टू ओवरकम देयर सॉल्ट डेफिशिएंसी. ठीक है ना. इनिशियली ये काम नहीं किया लेकिन कुछ सालों के बाद विलेज में जो सॉल्ट डेफिशिएंसी थी, जो सॉल्ट की कमी थी, उसको उन्होंने ओवरकम किया. ओवरकम किया मतलब पीछे छोड़ दिया. ठीक है. दे वर एबल टू ग्रो हेल्दी क्रॉप्स. नाउ दे वर एबल टू ग्रो हेल्दी क्रॉप्स एंड दे वर नो लॉन्गर वीक एंड सिकली. अब जैसे ही सॉल्ट डेफिशिएंसी खत्म हो गई, हेल्दी क्रॉप्स वहां पर एग्रीकल्चर होने लग गए, मतलब फार्मिंग होने लग गई. Since there was good food, people were no longer weak and they were no longer sick. Ato was hailed as a hero. Finally, Ato जो था जिसने ये सब किया उसको हीरो माना गया and is still remembered today as the man who saved his village. और आज भी उसको याद किया जाता है as a man जिसने वो विलेज को बचाया. ठीक है?
So this is the passage. So it's a very easy passage. IBPS क्लर्क का पैसेज है लेकिन बहुत ही easy है. चलो जी इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. What was the main problem faced by the village in the mountains? तो मेन प्रॉब्लम क्या था? मेन प्रॉब्लम जैसे हमने यहाँ पर देखा है, इट वाज अबाउट सॉल्ट डेफिशिएंसी. अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो इट वाज अबाउट सॉल्ट डेफिशिएंसी. आ रही है बात समझ में? तो वेरी इजी लिखते हैं. What was the main problem faced by the village in the mountains? Lack of water for irrigation, which led to poor crop yields and food scarcity. Wrong. Soil with excessive nutrients causing imbalances in plant growth and quality. Again, wrong. Ancient salt deficiency that had plagued the village for generation affecting both crops and health. Yes, ये हमें पहले ही दो लाइन में पता चल गया. This has to be the answer. And this is the answer. But still, for our confirmation, हम ऑप्शन डी और ई भी देखेंगे. ऑप्शन डी कह रहा है कि ओवर पॉपुलेशन पुटिंग स्ट्रेन ऑन अवेलेबल रिसोर्सेज एंड कॉजिंग माल न्यूट्रिशन. नो. एक्सेसिव रेनफॉल लीडिंग टू सॉइल इरोजन एंड डिफिकल्टी इन कल्टीवेशन. ऐसा कहीं पे कुछ मेंशन ही नहीं है. तो दिस आल्सो इज रॉन्ग. सो करेक्ट आंसर इज सी फॉर चेन्नई. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18. हाउ डिड एटो अटेम्प्ट टू सॉल्व द विलेजेस प्रॉब्लम? अब एटो ने क्या किया इस विलेज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? इट्स वेरी इजी. अब वो गांव मतलब डिस्टेंट जगहों पर गया, दूसरे लोगों से मिला, सीखा कि कैसे सॉल्ट डेफिशिएंसी को कम किया जा सकता है. सॉल्ट माइंस के बारे में एंशिएंट टेक्स्ट पढ़े, तो हमने ऊपर वो पैसेज में देखा था. लेट अस लुक एट द ऑप्शंस. हाउ डिड एटो attempt to solve the village's problem? Okay. Option A कह रहा है कि by building a dam for water supply to enhance agricultural productivity. डैम वैम के बारे में कहीं पे भी पैसेज में मेंशन नहीं है. सीधा सीधा एलिमिनेशन टेक्निक से इसको हटा देता है. By importing crops from other villages to address food shortages. No, again irrelevant. By teaching the villagers to mine for gold as an alternative source of wealth. Again very irrelevant option. बाय सीकिंग मतलब उसने माइनिंग के लिए बोला लेकिन सॉल्ट माइन के लिए बोला था, नॉट गोल्ड माइन. ओके. ऑप्शन डी. बाय सीकिंग नॉलेज अबाउट सॉल्ट एंड इट्स प्रोडक्शन टू कॉम्बैट द सॉल्ट डेफिशिएंसी इशू. बाय सीकिंग नॉलेज अबाउट सॉल्ट and its production to combat. Yes, this has to be the answer. And option E, by introducing advanced medical treatments to improve the village's health. Again, now very easy. अगर आप मतलब एक रीडिंग से ही ये हो रहा है, ठीक है ना, एक पैसेज का एक रीडिंग से ही हमें सीधे आंसर्स ही मिल रहा है. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 18 आंसर इज डी फॉर दिल्ली. क्वेश्चन नंबर 19. हाउ डिड द विलेजर्स इनिशियली रिएक्ट टू एटोज नॉलेज अबाउट सॉल्ट? अब जब एटो वापस आया था सब सीख के एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ के, और जब अपने विलेज में आके अपने विलेजर्स को बताया उसने कि सॉल्ट के बारे में, तो इनिशियली देवर डाउटफुल, देवर स्केप्टिकल. ठीक है. तो देखते हैं. देवर एक्साइटेड एंड इमीडिएटली स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग हिज आइडियाज टू एलिवेट द स्ट्रगल्स. नहीं, बहुत साल लगे उसके लिए. They were skeptical and didn't believe salt could be a solution to their long-standing problem. This has to be the answer. They welcomed him as a hero. नहीं, बहुत सालों के बाद उसको हीरो का दर्जा दिया and is still remembered as the one who saved the village. So they welcomed him. नहीं. They ignored his advice and continued with the traditional practices. नहीं, ये भी mention नहीं है. They thought he was a magician and feared the potential consequences of his knowledge. No, again, this again is very irrelevant. So there's only one decent answer, that is B for Bombay. Question number 19, answer is B for Bombay. Question number 20, what did Ato teach the villagers to do in order to improve their situation? Okay. How to build better houses using local materials? नहीं. उसने क्या सिखाया कि how to grow crops that required salt. तो salt deficiency को इश्यू को एड्रेस करने के लिए वो किया था उसने. So how to build better houses is wrong. How to mine for precious stones? This is also wrong. How to grow crops that required salt, thus addressing the salt deficiency? This is the answer. How to perform ancient rituals for good luck and improved agricultural outcomes? Again, a very irrelevant option. How to raise livestock in the mountains? कुछ livestock वगैरह की बात नहीं हुई है. So this again is irrelevant. So correct answer for question number 20 is C for Chennai. Question number 21. How did the village change after implementing Ato's knowledge? कि कैसे वो बदला. ठीक है ना, कैसे बदला कि सॉइल फर्टाइल हो गई, पीपल हेल्दी होने लग गए, सिक नहीं थे. ठीक है ना. तो लेट्स से
लेट्स सी द ऑप्शंस। द पीपल बिकेम वीकर एंड सिकर, नहीं, वो तो हेल्दी बन गए, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। विलेजेस स्टार्टेड फाइटिंग ओवर द सॉल्ट रिसोर्सेस, नहीं, दिस इज अगेन कूच भी वाला ऑप्शन दे दिया, बी इज रॉन्ग। द विलेज एक्सपीरियंस्ड a shortage of water hampering agricultural activities, again wrong. The soil became more fertile, yes. Crops grew well, yes. Leading to better health, of course, and food security, of course. So option D is the correct answer. फिर भी ऑप्शन ई को हम एक बार देखते हैं। Villagers decided to move to a different location to escape their salt related issues. Again, a very irrelevant option. So wrong. Correct answer for question number 21 is D for Delhi, that the soil became more fertile, crops grew well, leading to better health and food security. Question number 22. Why is Ato remembered in his village? अब क्यों उसको याद किया जा सकता है? बिकॉज उसने सॉल्ट डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम को हटा दिया, मिटा दिया, और अपने गांव वालों की हेल्थ सुधारी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधार दिया, तो उसके लिए वो आज भी याद किया जाता है उसको। लेट्स सी द ऑप्शंस। फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू रिलीजियस प्रैक्टिसेस दैट ब्रॉट यूनिटी टू द विलेजेस, नो, इररिलेवेंट। फॉर डिस्कवरिंग अ हिडन ट्रेजर दैट ग्रेटली एनरिच द विलेज, सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन ये ऑप्शन है नहीं, B is wrong. For teaching them advanced medical treatments that improve their well-being, again a wrong option. Option D, for finding a way to address their salt deficiency, yes, leading to improved living conditions. Absolutely right. Option D is the answer. Option E, for leading the village's defense against invaders and ensuring their safety. Again, काफी फेरी टेल टाइप लग रहा है, अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन ऑप्शन गलत है। करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22 इज डी फॉर दिल्ली, फॉर फाइंडिंग अ वे टू एड्रेस द सेल्फ deficiency salt deficiency and leading to improved living conditions. Question number 23. Choose the most appropriate synonym for the word persistent. Persistent मतलब जो consistent रहता है, ठीक है ना? Consistent is what we can say the most similar of persistent. Temporary is not synonym, it can be antonym, something that lasts for a few moments, or something that lasts for some time can be called as temporary. Something that is present for only a something that is present for some time, temporary. So this is not the synonym. Fleeting मतलब जो passing होता है, ठीक है ना? अगेन अगेन हम कह सकते हैं कि जो थोड़े टाइम के लिए होता है उसको हम फ्लीटिंग कह सकते हैं, तो दिस ऑल्सो इज रॉन्ग। व्हाट वी वांट इज सिनोनिम, ठीक है ना? व्हाट वी वांट इज सिनोनिम, तो उस पर ध्यान देना। रिजोल्यूट, ओके, रिजोल्यूट, अभी इस ऑप्शन पे आते हैं थोड़ी देर में। अनसर्टन, नाउ अनसर्टन इज समथिंग दैट इज नॉट डिफाइंड, समथिंग दैट इज नॉट नोन। रैंडम अगेन इज very close to uncertain, and both of them are not similar to persistent. So what is similar to persistent is resolute, C for Chennai. So question number 23 का answer is C for Chennai. Let's move on to the next question. Question number 24. Again हमें क्या चाहिए? Again we want most similar. Most similar to the word overcome. अब overcome जैसे मैंने आपको पैसेज पढ़ते वक्त ही बोला था, overcome मतलब किसी चीज को हराना, हार के जीतना, किसी चीज को पीछे डाल देना, ठीक है ना? अगर कुछ प्रॉब्लम है किसी में और उस प्रॉब्लम पे अगर वो मात करता है, तो वी से दैट ही और शी हैज ओवरकम द प्रॉब्लम, ठीक है ना? तो हमें सिमिलर चाहिए टू ओवरकम। सरेंडर, नो। कॉम्प्लिकेट, नो। मेंटेन, मेंटेन मतलब किसी चीज को प्रिजर्व करना, टू कीप समथिंग और टू प्रिजर्व समथिंग, सो इट इज नॉट प्रिजर्विंग समथिंग, ठीक है ना? तो दिस ऑल्सो इज रॉन्ग। रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे जाना या सरेंडर करना। दो मीनिंग हो सकते हैं रिट्रीट के। एक तो है कि द वाटर रिट्रीटेड बैक, मतलब वाटर पीछे चला, पानी पीछे चला गया। और वी कैन से द आर्मी हैज रिट्रीटेड ड्यू टू फियर, तो मतलब आर्मी ने सरेंडर किया है। So A, B, C, D, all the options are wrong. Conquer is the only option in this question. Hence, overcome का जो most similar is conquer, option E. So question number 24, correct answer is E for England. Question number 25. Choose the most appropriate antonym. अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए? We want an antonym over here. ठीक है? Antonym मतलब opposite.
तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड स्केप्टिकल। अब पैसेज पढ़ते वक्त ही मैंने आपको बताया था कि स्केप्टिकल का मतलब होता है समथिंग दैट इज डाउटफुल। तो यहाँ पर हमें एंटोनिम मतलब डाउटफुल का एंटोनिम चाहिए। यहाँ पर डाउटफुल सी ऑप्शन दिया है, तो वो रॉन्ग है। हेजिटेंट, अगेन व्हेन समवन इज हेजिटेंट मतलब वो डाउटफुल है, तो हेजिटेंट अगेन इज रॉन्ग। एप्रीहेंसिव अगेन इज वेरी सिमिलर टू सी एंड डी, सो ई इज ऑल्सो रॉन्ग। अब बचते हैं हमारे पास कॉशियस एंड ट्रस्टिंग। नाउ समबडी इज कॉशियस का मतलब क्या होता है? सम केयरफुल, ठीक है ना। सो समबडी इज केयरफुल और समबडी इज कॉशियस व्हेन ही इज नॉट श्योर, ठीक है ना। ही इज नॉट श्योर मतलब ही और शी इज डाउटफुल। Hence, option A also is eliminated. Correct answer for question number 25 will be B for Bombay, that is trusting. So skeptical का antonym will be trusting. Okay, चलो, let's move on to the next set of questions. अब question number 26 to 30, 5 नंबर के लिए आपको आया है पैराजंबल, ठीक है ना। Rearrange the following sentences in proper sequence for to form a meaningful paragraph. So 5 marks के लिए पैराजंबल आया, very easy. पैराजम इफ यू वांट अ डिटेल्ड लेसन ऑन पैराजंबल, कमेंट सेक्शन में प्लीज बता देना, ताकि मैं एक सीरीज लेके आऊँ हाउ टू सॉल्व पैराजंबल। अब पैराजंबल सॉल्व करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द राइटिंग स्टाइल्स। सो वी हैव like 8 to 10 राइटिंग स्टाइल्स which are very important to understand पैराजंबल। अगर आप लोग चाहते हो कि पैराजंबल सीखना है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल प्रिपेयर अ डिटेल्ड सीरीज ऑन पैराजंबल्स। चलो अभी यहाँ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। So embracing these goals is essential to build a more equitable, resilient and harmonious world for current and future generations। ठीक, तो कितने स्टेटमेंट का पहले ये देखते हैं, ABCDE। ओके, 5 स्टेटमेंट का है। फाइन। तो यहाँ पर पहले हम ABCDE, ठीक है। तो पहला हमें क्या करना है, देखो पैराजंबल जब भी सॉल्व करते हो तो फर्स्ट थिंग इसकी पहला स्टेटमेंट आप फाइंड आउट करो। सो एम्ब्रेसिंग दीज गोल्स इज एसेंशियल to build a more equitable, resilient, and harmonious world for current and future generation. Embracing these goals मतलब कौन से goals? हमें पता नहीं है कौन से goals की बात हो रही है, hence ये पहला statement नहीं होगा, ठीक है। B, these goals, again which goals are we talking? Again देखो these goals, यहाँ पर determiner यूज हुआ है, these goals कौन से गोल्स की बात हो रही है? वी हैव नो आइडिया, सो दिस कैन नॉट बी आवर फर्स्ट स्टेटमेंट। सो दीज गोल्स एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस encompass a range of interconnected targets, okay, from ending hunger and promoting health and education to fostering gender equality and clean energy access. Okay, fine. This cannot be our first statement. Let's look at statement C. The 17 Sustainable Development Goals SDGs. Okay. अब यहाँ पर हमें गोल मिला है। अब ये यहाँ पर जो दीज गोल्स और यहाँ पर भी जो दीज गोल्स है, दीज गोल्स मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। अब यहाँ पर फुल फॉर्म दिया गया है, जस्ट लेट मी क्लीन दिस, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 17 सस्टेनेबल गोल्स यहाँ पर आपको दिया गया है फुल फॉर्म, और यहाँ पर आपको दिया गया है उसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो देखना, तो हमेशा याद रखना फुल फॉर्म वाला जो स्टेटमेंट होता है वो पहले आता है, फिर शॉर्ट फॉर्म्स वाले आते हैं, ठीक है। So the 17 Sustainable Development Goals serve as a comprehensive blueprint for global prosperity, focusing on eradicating poverty, protecting the planet, and ensuring a better future for all. ठीक है। So C can be our first statement. ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ A 1 2 3 4 5 SDGs। अब देखना यहाँ पर SDGs आया है विच इज शॉर्ट फॉर्म, तो सी के बाद ही आएगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट विल नॉट बी डी। ई देखते हैं, बाय यूनाइटिंग नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स इन अ कलेक्टिव एफर्ट द एसडीजीज, अगेन देखना एसडीजीज आया है, कैन नॉट बी आर फर्स्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर डी हट गया, ई हट गया, तो बचा क्या? सी। सी फॉर चेन्नई विल बी आर फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। हम्म, ठीक है। अब सी के बाद क्या आएगा? अब सी क्या कह रहा है देखते हैं। द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सर्व एज अ कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट फॉर ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी, focusing on eradicating poverty, protecting the planet, and ensuring a better future for all. Okay. Now these goals established by United Nations, या फिर the SDGs,
strive to tackle pressing challenges, climate change, okay, encompass a range of interconnected targets. देखो अब यहाँ पर दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो डी आ सकता है नहीं तो बी आ सकता है, लेकिन बी आएगा अगर इफ यू फॉलो द राइटिंग स्टाइल लाइक फ्रॉम गोइंग फ्रॉम जेनेरिक टू स्पेसिफिक। तो बी जो ऑप्शन है, सॉरी बी स्टेटमेंट जो है वो ज्यादा जेनेरिक है रादर देन डी, इसलिए बी विल फॉलो सी। तो सी के बाद बी के बाद देन आएगा डी, द एसडीजी ट्राइव टू टैकल प्रेसिंग चैलेंजेस, डी pressing challenges such as climate change, inequality, social justice, aiming to create inclusive and sustainable societies by 2030. उसके बाद आएगा E, by uniting nations, organizations and individuals in a collective effort, SDGs envision a world where economic growth is balanced. ठीक है? And then आएगा आपका A, embracing these goals is essential to build a more equitable. Now this is more suggestive. अब ये statement A जो है वो suggestive है, it is suggestive, or we can say it is a statement that is giving us some kind of conclusion, or we can say it is a statement which is giving us some kind of a way forward. तो आप सब लोग जानते हो कि सजेस्टिव, कंक्लूसिव या वे फॉरवर्ड बताने वाले सेंटेंसेस हमारे लास्ट सेंटेंस होता है। ठीक है, सो ए विल बी द लास्ट। सो करेक्ट आंसर, करेक्ट सीक्वेंस विल बी सी बी डी ई ए। C for Chennai, B for Bombay, D for Delhi, E for England, A for Ahmedabad। C B D E A। ठीक है, तो देखते हैं अब इसके क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी, okay, which of the following should be the third sentence after rearrangement, third sentence after rearrangement। अब यहाँ पर क्या था, C B D E A। so 1 2 3, D is the answer, correct answer, D is the correct option, correct answer is A for Ahmedabad। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फोर्थ सेंटेंस। सो फोर्थ सेंटेंस हमारा क्या है, ई है। सो ई ऑप्शन, हाँ स्टेटमेंट ई, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकेंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। क्या था हमारा सीक्वेंस, सी बी डी ई ए। सो सेकेंड इज बी फॉर बॉम्बे, and that is in option E is the correct answer for question number 28। Let's move on to question number 29। Which of the following should be the fifth sentence? ठीक है, क्या था सीक्वेंस हमारा, C B D E A। So 1 1 2 3 4 5, A is the answer। Again option E is the answer for question number 29। And which of the following should be the first sentence after rearrangement? First sentence after rearrangement। तो first sentence after rearrangement क्या होगा, तो वो है C for चेन्नई। कहाँ पर है सी, ऑप्शन ए में सी है, तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30 इज ऑप्शन ए। ठीक है, चलो जी, तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने पूरा आईबीपीएस क्लर्क 2023 का पेपर एनालाइज किया है दो पार्ट्स में। तो जिन्होंने भी पहला पार्ट नहीं देखा है, प्लीज गो एंड वॉच द फर्स्ट पार्ट, जहां पर मैंने पैराजंबल और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ के बाकी पूरा पेपर एनालाइज किया। और आज की वीडियो में हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैराजंबल दोनों को एनालाइज किया। तो दोनों पार्ट्स एक साथ देखना। ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में मिलते हैं विद अनदर सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। टिल देन, हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच।